साइंस का यह ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल कंसेप्ट को देख रहे हैं और जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं। यह पार्ट 3 है। इसमें हम लोग 65 के आगे फैक्ट्स को कवर करेंगे। 1 से लेकर 64 के बीच का जो फैक्ट्स है उसको हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने? न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। और उस समय कब दिया है? तो 1865-66 में। 1865-66 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। उस समय ज्ञात एलिमेंट्स की संख्या कितना था? तो 56। उस समय ज्ञात एलिमेंट्स की संख्या कितना है? 56 है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोडियम, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, ये जो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसी क्रम में, बढ़ते क्रम में होता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर। इसको लोग डिटेल्स में इसको समझेंगे लॉन्ग वीडियो में। यहाँ पे बस फैक्ट्स को याद रखिए कि इसका क्रम इसी प्रकार से होता है। आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वहाँ पे हूबहू इसी तरीके का देखने को मिल सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का संबंध एटॉमिक साइज से होता है। और कैसा होता है? तो उल्टा संबंध होता है। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज बड़ा होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज छोटा होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेडलिफ का आवर्त नियम। मेडलिफ ने आवर्त नियम कब दिया था? तो 1869 में दिया था। कब दिया था? 1869 में दिया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि उस समय जब मेडलिफ ने आवर्त नियम दिया उस समय एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या कितनी है? तो है 63। कितना है? 63 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मेटेलिक प्रॉपर्टी के गुण समान होते हैं। मतलब जिस तत्व के एटॉमिक साइज जितना ही बड़ा होता है उसका मेटालिक प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होता है, उसकी धात्विक गुण उतना ही ज्यादा होता है। जैसे सोडियम और एक दूसरे तत्व हम ले लेते हैं Fe। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 11 है, जबकि Fe का क्या है? तो 26 है। तो दोनों में किसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? तो Fe में होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा है। एटॉमिक साइज ये क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कहने का मतलब है कि एटॉमिक साइज, परमाणु का जो आकार है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा संबंध होता है। मतलब एटॉमिक साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, बड़ा होता है। जैसे हम लोग इसको बहुत ही शानदार तरीका से आसान भाषा में समझेंगे लॉन्ग वीडियो में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ये सब की पॉइंट है केमिस्ट्री का, वहाँ पे हम लोग समझने का काम करेंगे। यहाँ पे बस फैक्चुअल चीज़ों को हम लोग रटते समझते चलेंगे, बढ़ेंगे, देखते रिवीजन के लिए। एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज को कैसे देखेंगे कि किस प्रकार से बढ़ता है और कहाँ कहाँ घटता है, उसके लिए देखिए अप टू डाउन। जब हम पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर ये हमारा पीरियोडिक टेबल हुआ, तो हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज घटेगा। क्या होगा? एटॉमिक साइज घटेगा। तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में सबसे पहले किसने किया था? तो लववाजे ने किया था। लववाजे ने किया था, याद रखेंगे। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किसने किया था? तो लववाजे ने किया था। मेडलिफ का जन्म कब हुआ है? 1834 में। मेडलिफ का जन्म कब हुआ है? 1834 में। एक्स किरण की खोज कब हुई है? तो 1913 में।
1913 में 1913 में एक्स की रैंकिंग कब हुई है? तो 1913 में कौन किया है? तो मोसले ने। किसने किया है? मोसले ने किया है। अब आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितना है? तो 7 है। याद रखेंगे, बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ये हमेशा देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ये दो प्रश्न बहुत ही शानदार है, हमेशा देखने को मिलता है। कितने आवर्त? तो 7, जिसको आवर्त को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। पीरियड कितने हैं? 7 है। और पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, और चौथे में 18 है, पांचवा में 18 है, और छठा में 32 है, और सातवां में क्या है? 32 है। इसको याद कैसे रखेंगे? 2 2, पहला में 2 और दूसरा में 8, तीसरा में 8। इसका मतलब 2 8 8, 18 18, 36 36, 2 8 8, 18 18, 36 36। इस प्रकार से हर एक पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या होती है। एफ ब्लॉक का तीसरा ग्रुप, एफ ब्लॉक में तीसरे ग्रुप में 2 और ग्रुप होते हैं, जिसको पहले वाले को लैथेनाइट्स और दूसरे वाले को एक्टिनाइट्स कहते हैं। पहले वाले को लैथेनाइट्स और दूसरे वाले को एक्टिनाइट्स कहते हैं। लैथेनाइट्स में कहाँ कहाँ से परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं एलए से एलयू तक। एलए से एलयू तक परमाणु संकेत है क्या है? एलए से एलयू, जो 57 से लेकर 71 के बीच में होता है। 57 से लेकर 71 के बीच में होता है। और एक्टिनोइड्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो एसी से लेकर एलआर तक, एसी से लेकर एलआर तक, एसी से लेकर एलआर तक। 89 से लेकर 103 तक होगा एक्टिनोइड्स में, और लैथेनोइड्स में होगा एलए से एलयू तक। एलयू तक हुआ। याद रखने का तरीका है लालू। लालू कहाँ पे होंगे? तो लैथेनाइट्स में होंगे। कहाँ पे होंगे? लैथेनाइट्स में होंगे, जो ए ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप में होता है। और एक्टिनोइड्स कहाँ पे होगा? एसी एलआर, एसी एलआर। आगे बढ़ते हम लोग अप टू डाउन। अप टू डाउन जाने पर मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? तो वहां पे धातु के भौतिक गुण घटते हैं। धातु के भौतिक गुण घटते हैं ऊपर से नीचे आने पर। ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल को हम जब लेकर यहाँ पे विस्तार पूर्वक एक एक कंसेप्ट समझाएंगे तो यहाँ पे क्लियर होगा। बस यहाँ पे याद आप लोग करते चलेंगे कि क्या याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं के भौतिक गुण घटते हैं। भौतिक गुण का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट्स जो ऊपर से नीचे आने के क्रम में पाया जाएगा उसके भौतिक गुण मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और अधातु के भौतिक गुण बढ़ेगा। अधातु के भौतिक गुण बढ़ेगा और धातु के भौतिक गुण घटेगा। अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे आने पर। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो तत्वों के ऑक्साइड, तत्वों के ऑक्साइड मतलब क्या होंगे? तो स्ट्रॉन्ग बेस टू स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब मजबूत धात्विक, मजबूत भास्मिक गुण वाले से कहाँ की ओर अग्रसर होते हैं? तो मजबूत एसिडिक गुण की तरफ, अम्लीय गुण की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या होते हैं? तो N2O। एग्जाम्पल क्या लिए? N2O। N2O क्या है? तो भास्मिक गुण वाला है। कैसा है? भास्मिक गुण वाला है। उससे ज्यादा कौन होगा? उससे कम कौन होगा? तो MgO होगा। उससे कम कौन होगा? तो L2O3 होगा। उसके बाद कौन होगा? CiO2 होगा। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वहां पे तत्वों के जो भास्मिक गुण होता है घटते जाता है। अब यहाँ पे जो भी ऑक्साइड देख रहे हैं हम लोग तत्वों के, उसमें से सबसे ज्यादा भास्मिक गुण किसका होगा? तो N2O का होगा। और सबसे सबसे कम किसका होगा? तो Cl2O7 का
होगा। Cl2O7 का होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप याद कर लें, यहाँ पे बात को सुनकर नोट कर लेंगे नोट में। Cl2O7 का होगा और ये हुआ N2O। ये जो क्रम है इसको याद रख लेंगे, ये धातुओं के अम्लीय गुण का घटते क्रम है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ग्रुप वन में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, किस गुण वाले होते हैं, तो क्षार धातु वाले होते हैं। कैसे होते हैं, क्षार धातु वाले होते हैं ग्रुप वन में। हम लोग बोले ना, अभी अभी वीडियो में बताया गया है, इसी वीडियो में, कि आवर्त सारणी में ग्रुपों की संख्या कितनी है, 18 है। तो उसमें पहला जो ग्रुप है उसके तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। और दूसरे तत्व को, दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु जिसमें कौन आता है, तो उसमें आता है बेमग का सरबरा, और इसको कहते हैं हम लोग हलीना के रूबिक एसिड फ्रांस कई वाले ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। पीरियोडिक टेबल वाला जब लॉन्ग वीडियो आएगा तो उसमें एक एक बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाकर याद करा दिया जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब आया, तो 1986 में आया। गंगा एक्शन प्लान कब आया, 1986 में आया। और वाहनों में यूरो मानक पहला स्टैंडर्ड कब आया, तो 1992 में। दूसरा कब आया, 1995 में। और तीसरा कब आया, 2010 में। आज BS6 तक आ गया है। हम लोग यूरो मानक के जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं BS6। BS6 का मतलब क्या है कि भारत स्टैंडर्ड। तो ये प्रश्न बनता है कि यूरो 1 1992, यूरो 2 1995 और यूरो 3 2010। अब हमारे यहाँ ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक सरकार की योजना होती है, एक प्लानिंग है कि कैसे हम क्या करें कि वायु प्रदूषण को कम करें। वाहनों से जो निकलने वाले धुआं है जिससे हमारा एयर प्रदूषित हो जाता है, उसको रोकने का एक ये मानक है, स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग अगले या बहुत यहाँ पर लोग जो प्रदूषण या पर्यावरण वाला जो चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, तो वहाँ पे इसके एक एक बिंदु को समझाया जाएगा कि यह प्लान सरकार क्यों लाई, कैसे लाई, क्या बात है। जल के अस्थायी खरापन को दूर करने वाला यौगिक कौन है, तो वह है Na2CO3। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, जल के अस्थायी खरापन को दूर करने वाला यौगिक कौन है, तो Na2CO3। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है, तो वह है केमोट्रोपिज्म। क्या है, केमोट्रोपिज्म। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। ये मिसलेनियस वीडियो है जिसमें हम लोग अभी तक साइंस का 82 अच्छे और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख चुके हैं, जो बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके आगे हम लोग पार्ट 4 को लेकर आएंगे।